अभी ना अपन स्टार्ट कर रहे हैं। आपको मैंने बोला था अपना स्टार्ट होगा लेक ओपेरॉन। क्या स्टार्ट होगा? लेक ओपेरॉन मॉडल। ठीक है यार, बच्चों को ना एक्चुअली इस वाले टॉपिक में ना काफी डिफिकल्टी आती है इन द एंड तक, क्योंकि ना उन लोगों को समझ नहीं आता है कि एक्चुअली क्या हो रहा है क्या नहीं होना है। मतलब इसके अंदर उस दिन एक ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम प्रोटीन क्यों बना रहे हैं, तो बेटा प्रोटीन हम बना रहे हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। मैंने आपको बताया था कुछ चीज एक्सप्रेस करनी है, हम इसीलिए बना रहे हैं। तो वो चीज कैसे एक्सप्रेस होगी, कैसे वो प्रोसीजर चलता है, वो हम इसके अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, लेट्स से चलो मैं बात करती हूँ कि मुझे कोई जीन एक्सप्रेस करना है। कोई भी जीन है, कोई भी पर्टिकुलर ट्रेट है, वो मुझे एक्सप्रेस करना है, कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, पर्टिकुलर फंक्शन। लेट्स से जिससे जो ई कोलाई है वो क्या सिंथेसाइज करता है, क्या बनाता है? एक एंजाइम बनाता है, और उस एंजाइम का क्या नाम है बेटा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या नाम है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये एंजाइम जो है ना बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज के अंदर। क्या करता है ये बीटा गैलेक्टोसाइड? ग्लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। तो अब सोचो कि मतलब ये एक एंजाइम था जिसने पर्टिकुलर एक्सप्रेस किया कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज बनाना है। तो यार अगर इफ इन केस बात करो, अगर लेट्स से ये जो बैक्टीरिया है, अगर बैक्टीरिया के अंदर इफ बैक्टीरिया डोंट हैव लैक्टोज, अगर बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज हो ही नहीं, तो क्या हमें इस बीटा गैलेक्टोसाइडिस की जरूरत है? बताओ हाँ कि ना? मैम होगी ना। क्यों होगी? अगर बैक्टीरिया में लैक्टोज ही नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइडिस की जरूरत कहां से होगी? बीटा गैलेक्टोसाइड क्या कर रहा है? लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ रहा है। अगर भैया ये होगा ही नहीं तो हमें इसकी क्या जरूरत है? ये यहाँ पे क्या भंगड़ा करेगा? मैम बीटा गैलेक्टोसाइड ही तो बनाता है ना लैक्टोस। सत्यानाश! क्या बोला मैंने? बीटा गैलेक्टोसाइडिस लैक्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, इसको तोड़ता है, इस सब्सटेंस को तोड़ता है। अगर ये सब्सटेंस ही नहीं होगा तो इस सब्सटेंस को तोड़ने वाला एंजाइम चाहिए होगा क्या? नहीं। नहीं होगा ना। तो वही, तो यार मतलब हमारी बॉडी में क्या रिक्वायरमेंट है क्या रिक्वायरमेंट नहीं है वो वेरी करती रहती है, और इस हिसाब से हमारे जीन एक्सप्रेस होते हैं और उसी हिसाब से हमारे को जरूरत पड़ती है। इसके अंदर ना जैसे प्रोकैरियोट्स जो है, प्रोकैरियोट्स वो काफी सिंपल है यार, उनके पास ना ज्यादा कुछ था नहीं, तो उनका हम नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं यूकैरियोट्स के बारे में। यूकैरियोट्स के अंदर आता है आपका लेक ओपेरॉन मॉडल, जो मैं भी स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है बच्चा, इसके अंदर ना एक दो चीजें हैं जो आप याद रखो। एक होता है एक्टिवेटर और एक होता है रिप्रेसर। एक्टिवेटर से क्या समझ रहे हो? जो चीज को शुरू करेगा या बंद करेगा? वेरी गुड। और रिप्रेसर वो होगा जो किसी भी चीज को बंद करेगा, इनहिबिट करेगा। तो यानी जो चीज को शुरू कर रहा है उसका है पॉजिटिव इफेक्ट, और जो चीज को रोक रहा है, रिप्रेस कर रहा है, उसका है नेगेटिव इफेक्ट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब बेटा ये जो मॉडल है ना लेक ओपेरॉन, ये मॉडल एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था फ्रांसिस जैकब। ठीक है, फ्रांसिस, दो साइंटिस्ट है, फ्रांसिस जैकब एंड जेक्यू। ठीक है, इन साइंटिस्ट ने ये मॉडल दिया था। अब इन्होंने क्या किया था यार, एक अरेंजमेंट दे रखा था, एक अरेंजमेंट दे रखा था, एक सीरीज दे रखी थी। किस चीज की? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। क्या होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक? कोई मुझे बताएगा? क्या मैम? पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या होता है? बहुत बढ़िया।
मैंने दो चीजें बताई थी जब सिस्ट्रॉन पढ़ा रही थी, मोनोसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, याद आ रहा है किसी को? गलती से भी अगर किसी को याद आ गया तो मुझे बहुत खुशी हो जाएगी। अब नहीं याद आ रहा तो मेरे को ये लग रहा है सब पढ़ाया करा बेकार। कोई बात नहीं। देखो, अब जो जैसे स्ट्रक्चरल जीन है उसके अंदर ना एक सीक्वेंस प्रेजेंट होती है प्रमोटर की और रेगुलेटर जीन की। ये क्या होता है, क्या सीक्वेंस होती है, कैसे होती है, ये मैं भी आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। तो यार ये कोई अरेंजमेंट था, इसको अरेंजमेंट को इन्होंने नाम दिया था लेक ओपेरॉन। इसी अरेंजमेंट को इन्होंने नाम दिया था लेक ओपेरॉन। ठीक है, तो काफी तरह के है ना, सॉरी, इस अरेंजमेंट को नाम दिया था ओपेरॉन। तो ओपेरॉन ना काफी तरह के होते हैं, लेक ओपेरॉन, ठीक है, ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन, बहुत तरह के होते हैं। हम जो पढ़ते हैं वो सिर्फ हम लेक ओपेरॉन के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब ये जो लेक ओपेरॉन होता है ना, इसका मैं आपको थोड़ा सा अरेंजमेंट दिखाती हूँ, ये होता कैसा है। ठीक है, इसके अंदर होता है एक वन रेगुलेटरी जीन, एक रेगुलेटरी जीन होता है इसके अंदर। ठीक है बच्चा पार्टी, और तीन स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। क्या होते हैं? तीन स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। तीन स्ट्रक्चरल जो जीन होते हैं वो होते हैं जेड, एक वाई और एक ए। एक जो रेगुलेटरी जीन होता है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं आई जीन। क्या बोलते हैं? आई जीन, जो पूरा प्रोसेस रेगुलेट करता है। ठीक है, और जो तीन स्ट्रक्चरल जीन है, एक हो गया जेड, एक हो गया वाई और एक हो गया ए। तो बेटा जो ए है, जेड है, वो क्या करता है? ये करता है कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेस, जो मैंने आपको बताया था, बीटा ठीक है, ये जेड क्या करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेस के लिए कोड करता है। जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्या करता है? लैक्टोज को कन्वर्ट करता है हमारे किसके अंदर? कोई तो जवाब दे दो यार। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। और वाई जो है हमारा एक्ट करता है परमीएज। परमीएज बोले तो ये क्या करता है? हमारी परमिएबिलिटी को बढ़ाता है, इंक्रीज परमिएबिलिटी, ठीक है, ऑफ सेल बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये जो गैलेक्टोसाइडेज है इसकी परमिएबिलिटी को बढ़ाता है। फिर वहीं यहाँ पे एक चाहिए होता है कोड ए, जो करता है कोड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, अब ये अरेंजमेंट कैसा होता है, कैसा दिखता है और ये कैसे फंक्शन करता है, मैं आपको ये अभी बताने जा रही हूँ। ठीक है, देखो, ये जो आई जीन है ना बेटा, ये क्या होता है? कंटिन्यूसली ना बनता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है। इतना फालतू है जिंदगी में, ये बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा। और ये एक्ट करता है, आई जीन बोले तो इनहिबिटर की तरह। कैसे एक्ट करता है? इनहिबिटर की तरह, या फिर बोले तो रिप्रेसर की तरह। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहां तक समझ आया? यस मैम। और जाके बाइंड करता है कहाँ पे? ऑपरेटर पे। अब ये मैम ऑपरेटर कहाँ से आया, क्या हुआ? तो अब चलो मैं आपको पूरा ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है ना, इसका मैं आपको डायग्राम के फॉर्म में पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपको दिख रहा है पूरा? लेक ओपेरॉन जैकोब और मोनार्ड ने बनाया था। फर्स्ट शो द ट्रांसक्रिप्टिव रेगुलेटरी सिस्टम इन लेक ओपेरॉन। तो देखो, इसके अंदर आपको ये दिख रहा है, ये आई वाला साइट दिख रहा है बच्चा? ये आई कंटिन्यूसली बन रहा है। ये जो आई है ना बेटा, ये क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली बन रहा है। अब ये आई जब कंटिन्यूसली बनता है तो इसको हम बोल देते हैं रिप्रेसर होता है। ये क्या कहता है? रिप्रेसर। रिप्रेसर मतलब प्रोटीन को इनहिबिट करता है। अब ये क्या करता है? ये यहाँ पे जाके ये जो ओ है ना, इसी को हम बोलते हैं ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। तो ये जो आई कंटिन्यूसली बनता रहता है, ये यहाँ पे जाके बाइंड होता जाता है। और जो जैसे ये यहाँ पे जाके बाइंड होता है ना, ये इस साइट को क्या कर देता है? ऑपरेटर। मतलब जहां से पूरा प्रोसेस शुरू होता है, किस चीज का? हमने जो पढ़ा था ना अभी,
पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है, फिर कोई एक्सप्रेस होता है प्रोटीन, यही पढ़ा था ना अपन ने। तो जब यहाँ पे आई जाके बाइंड हो गया, ऑपरेटर बंद हो गया, तो वो आगे प्रोसेस हो ही नहीं पाता कुछ भी। तो वहां पे क्या होता है, हमारा ट्रांसक्रिप्शन वगैरह ब्लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं हो पाता, फिर आगे ट्रांसलेशन भी नहीं हो पाता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है। अब फिर यही आते हैं यार, मतलब दमदार लोग। कौन आते हैं? आते हैं हमारे लैक्टोज। कौन आता है? लैक्टोज। लैक्टोज को हम बोलते हैं इंड्यूसर। अब आप देखो, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस पूरा रुक चुका है, आगे कुछ होगा ही नहीं, तो इसको बोल देते हैं हम ऑफ। क्या बोल देते हैं बेटा? ये प्रोसेस आगे का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का ऑफ है। पर अब हमारे आते हैं कौन? लैक्टोज, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूसर। क्या बोलते हैं? इंड्यूसर। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस को शुरू करवा देंगे। कैसे करवा देंगे? देखो, आई जीन का तो काम है कंटिन्यूसली बनते रहना। अब ये आई जीन तो कंटिन्यूसली बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। अब लैक्टोज क्या करता है? ये इसके साथ जाके बाइंड कर जाता है, और जैसे ये लैक्टोज आई के साथ जैसे बाइंड किया ना, ये इसको क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है आई को, इनहिबिट आई जीन। और जैसे ही आई जीन इनहिबिट हो जाता है, वो यहाँ पे ओ पे जाके, ऑपरेटर पे जाके बाइंड ही नहीं कर पाता। तो ऑपरेटर साइड बेटर क्या हो जाती है? फ्री हो जाती है। हो गई कि नहीं हो गई ऑपरेटर साइड फ्री? यस मैम। हेलो, हो गई ना फ्री साइड? खाली है। तो भी साइट खाली है, तो हमने जो पूरा अभी तक प्रोसेस पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का, जैसे आरएनए पॉलीमरेज आके एक्ट करेगा, हमारा ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, फिर हमारा ट्रांसलेशन होगा, तो ये पूरा प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का पूरा शुरू हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं ऑन। क्या बोल देते हैं? ऑन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि क्या हुआ है इसके अंदर, ऑफ और ऑन के अंदर? यस मैम। तो देखो, यहाँ पे लैक्टोज को हमने इंड्यूसर क्यों बोला है? क्योंकि ये पूरे प्रोसेस को, आगे जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, इसको शुरू करवा देता है, इसीलिए हमने लैक्टोज को इंड्यूसर बोला है। और आई जीन को हमने इनहिबिटर इसलिए बोला है क्योंकि ये आगे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस को रोक देता है। समझ पड़ गई ये बात आपको? हाँ के ना? अरे हाँ के ना बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो ये आपका जो लेक ओपेरॉन था, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। मुझे नहीं लगता वो आपको इसके अंदर आगे कोई कंफ्यूजन आना चाहिए। ठीक है, नहीं आएगा ना? नो मैम। ठीक है। अब हमारा जो है नेक्स्ट, जो थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि यार आपको ना थोड़ा सा पढ़ना होगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें समझ आ रहा है जीन का कोई सीक्वेंस होता है। लेट से आज यहाँ पे जो विशाल है उसका जीन का अरेंजमेंट अलग है, गौतम का अलग है, शिवम का अलग है, स्नेहा का अलग है, सबका अलग है। तो यार सबका अरेंजमेंट अलग है, इसी की वजह से आज आप में से पता पड़ा ये जो नोमैन है वो मर्डर कर आया है, पर वो वहां पे फिंगरप्रिंट छोड़कर आ गया है। तो मैं क्या करूंगी, जाके पकड़ लूंगी उसके फिंगरप्रिंट से कि यार ये तो, क्योंकि जो नोमैन का फिंगरप्रिंट है ये यूनिवर्सली सिर्फ नोमैन के पास है और किसी के पास नहीं है। तो क्योंकि वो जीन्स का कुछ अरेंजमेंट है, तो वहीं से हमारा इन सब की चीजों के लिए हमारा एक आया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या आया था? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो देखो, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ना कब लॉन्च हुआ था? 1990 में। कब हुआ था? 1990 में। इसमें हम पूरा क्या करते हैं, जो डीएनए का पूरा जो अरेंजमेंट होता है ना, कि हम पूरा डीएनए ट्रेस कर सकते हैं, वो हुआ था। ठीक है। इसके अंदर काफी इंजीनियर्स की हेल्प लगी थी, पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग किया था इन्होंने। क्या किया था, पूरा डीएनए को सेगमेंट को निकाला था, फिर उसको आगे जाके बायोटेक्नोलॉजी की तरह यूज किया था। बहुत सारे प्रोसेस हुए थे, और इन्होंने पूरे एक प्रोजेक्ट बना दिया था कि कैसे कैसे ट्रेस करते हैं चीजों को। और ये प्रोसेस जब इन्होंने शुरू किया था ना 1990 में, इन्होंने इसको कंप्लीट किया था 2003 में। कब किया था? 2003 में। ठीक है। और यस मैम। ये कंफ्यूज मत होना, प्रोजेक्ट 2003 में कंप्लीट हुआ था, पर जो सीक्वेंस क्रोमोसोम का पढ़ना था ना, वो कंप्लीट हुआ था 2006 में। कब हुआ था? 2006 में। अब इसके अगर कुछ हम की फाइंडिंग्स देखें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, तो जैसे मैंने आपको बताया था बेस पेयर। कोई मुझे बताएगा बेस पेयर क्या होता है?
एनीवन, कोई मुझे बताएगा बेस पेयर क्या होता है? ये आंसर तो मुझे जानना है। अगर आपने मेरे को ये आंसर नहीं बताया ना, तो फिर तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा आगे। बोलो। विशाल, आयुष, गौतम, मनोज, प्रियांशु, शिवम, सौरभ। नोमेन तो भाग लिया है, ठीक है, देख रही हूँ मैं ये सब। चलो बताओ आंसर। यार मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड बताया था, याद आ रहा है? यस मैम, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड में मैम बेस पेयर होते हैं मैम, तो होते हैं हम जो ये होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और बेटा पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को बेस पेयर बोलते हैं, ये चीज मैंने आपको बताई थी। अगर दो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, दो न्यूक्लियोटाइड को हम एक साथ बेस पेयर बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, आगे जाके मैं जब शुरू की थी मैं ऐसे ही की थी। आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, चैप्टर फर्स्ट जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर यही था, मैंने आपको बहुत ध्यान से पढ़ाया था। मैं आपको बोलती रही थी कि इसको साथ साथ पढ़ते चलो, पर मुझे पता है नहीं पढ़ते हैं, बच्चे बच्चे होते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो, तो ह्यूमन जीनोम के अंदर कितने थे? 3164.7 मिलियन बेस पेयर थे, इतने सारे बेस पेयर थे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एक जीन के अंदर टोटल कितने बेसिस प्रेजेंट थे, तो आप मानो 3000 बेसिस पर जीन प्रेजेंट थे। अगर मैं बात करूं सबसे लार्जेस्ट जीन कौन सा है, तो सबसे लार्जेस्ट जीन का नाम है डिस्ट्रोफिन। क्या नाम है? डिस्ट्रोफिन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैसे। देखो, जैसे शिवम अलग है, आप प्रियांशु अलग है, क्यों अलग है? आपके मोस्टली देखो 99.99% है ना, आपके जो सारे न्यूक्लियोटाइड्स का जो अरेंजमेंट है वो क्या है बेटा? सेम है। बस आपका 0.1% एक डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से आप पूरे अलग इंडिविजुअल बन जाते हो। सिर्फ 0.1, समझ पड़ रहे हो? और हमारे जितने भी मैंने आपको कोडिंग बताई थी, जैसे कोडिंग मैंने आपको कोडिंग के लिए जैसे अपन ये देखते ना, ये कोडिंग मैंने आपको एक टेबल भी बना के दिखाई थी, ऐसे ऐसे करके तीन तीन का ग्रुप है ना, बहुत सारे कोड होते हैं। याद आ रहा है मैंने आपको बताया था ऐसा कुछ? हाँ के ना? हाँ या ना? है ना? तो इसके अंदर देखो कोड्स के बारे में मैं जो बात कर रही हूँ बच्चा पार्टी, वो मैं यही बात कर रही हूँ कि देखो एक सेकेंड को, ये 2% जो है ना, सिर्फ वही कोड करते हैं प्रोटीन के लिए, बाकी वो अलग प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते। अगर हम मैं बात करूं, लीज जीन्स आर फाउंड ऑन वाई क्रोमोसोम, दैट इज एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। वाई पे कम पाए जाते हैं, एक्स पे थोड़े ज्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। There are around 1.4 million locations where there is a single base difference in DNA. It is called single nucleotide polymorphism. आपसे पूछा जा सकता है SNPs क्या है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म को हम बोलते हैं SNPs। इसके अंदर क्या होता है देखो, बहुत सारी लोकेशन है, मिलियंस में, कितने मिलियंस में? 1.4 लोकेशन है। वहां पे सिंगल बेस में डिफरेंस आ जाएगा। सिर्फ सिंगल बेस में डिफरेंस होने की वजह से पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। मिलियंस में एक सिंगल बेस होगा जो डिफरेंट होगा, उसको हम बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। फिर हम आते हैं सिंगल। क्या बेटा? मैम दोबारा बता दो सिंगल। देखो, देयर आर अराउंड 1.4 मिलियन लोकेशन, 1.4 मिलियन लोकेशंस है जहां पे बेसिस प्रेजेंट होंगे, है ना। लेट से ये एक लोकेशन है, ये लोकेशन है, लोकेशन यहाँ बेस प्रेजेंट है, यहाँ बेस प्रेजेंट है, यहाँ बेस प्रेजेंट है, यहाँ बेस प्रेजेंट है। किसी एक बेस की वजह से पूरा का पूरा डीएनए चेंज हो जाएगा, कोई एक अलग बेस प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ओके। अब हम आते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। वही देखो,
Alex Zeffre initially developed the DNA fingerprinting and named it as VNTR, variable number of tandem repeats. ये आपको डायग्राम दिख रहा है पूरा का पूरा? इस तरीके से ना कुछ कुछ किया जाता है आपके फिंगर प्रिंटिंग। देखो ये आपको वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स वाला मैं बताती हूँ, पहले ये देखो। द डिफरेंस इन द डीएनए मेकअप अकाउंट्स फॉर द यूनिक फिनोटाइप। फिनोटाइप बोले तो आप एक अलग इंडिविजुअल हो, क्यों? क्योंकि आपका फिंगरप्रिंट अलग है, ऑफ ईच इंडिविजुअल, एंड दैट इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। The DNA sequence of two individual can be compared very quickly by the DNA fingerprinting technique. मैंने आपको बोला कि मैं आपका भी डीएनए फाइंड कर सकती हूँ, मैं आपका भी डीएनए फाइंड कर सकती हूँ सिर्फ आपका फिंगरप्रिंट लेके ही। तो इतना ज्यादा फिंगरप्रिंटिंग हेल्पफुल होती है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, मैंने आपको जैसे डीएनए में ये भी कर सकती हूँ कि मैंने सिर्फ आपके ना फिंगरप्रिंट लिए, आपके फिंगरप्रिंट ले लूंगी और मैं आपके फादर के फिंगरप्रिंट्स ले लेती हूँ, नहीं, या फिर मैं आपके फादर का कुछ भी सैंपल ले लूं, तो मैं ये भी पता कर सकते हैं। वो नहीं बोलते कि ये असली में इन्हीं का बेटा है कि नहीं बेटा है, ये असली में इन्हीं की बेटी है कि नहीं बेटी है। वो हम क्या कर सकते हैं, पूरा जीनोम भी फाइंड कर सकते हैं, हम फैमिली हिस्ट्री भी फाइंड कर सकते हैं इससे, ठीक है। DNA fingerprinting involves identifying the difference between two DNA molecules at a specific region where the sequence is repeated many times, called repeated DNA. देखो कभी कभार सीक्वेंस होती है, ऑब्वियसली बात, डीएनए की सीक्वेंस रिपीट हो रही होगी, रिपीट हो रही होगी, रिपीट हो रही होगी। मुझे डिफरेंस करने में भी, डिफरेंशिएट करने में भी हेल्प करता है कि कहाँ पे कौन से पॉइंट पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ये इतना ज्यादा आप लोगों के लिए ना, मैंने पहले इसलिए बोला था आप लोग बस पढ़कर आओ, ये क्या है, पूरा थ्योरी है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को समझना है। इसको आपको क्या करना है, रटना है सब कुछ। क्या करना है बेटा, रटना है। इसीलिए मैंने आपको बोला था पढ़ के आना है इसको, ठीक है, सो दैट कुछ ऐसा अलग अलग ना लगे। और ये चीज मैंने पहले भी बताई है। देखो these repetitive DNA make a small peak during density gradient centrifugation and known as satellite DNA। देखो जैसे कि क्या हो रहा है, मतलब एक डीएनए का सीक्वेंस चल रहा है, सीक्वेंस चल रहा है, सीक्वेंस चल रहा है, एक अब पीक आ जाएगा जहां पे कुछ चेंजेस आ जाएंगे और फिर वापस सेम चलेगा, सेम चलेगा, सेम चलेगा। फिर वापस मैं कोई दूसरे डीएनए को कंपेयर कर रही हूँ, यहाँ पे कोई डिफरेंस आ गया और मैं यहाँ पे वापस एक पीक आ जाएगा और फिर वापस सेम 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 सेम। तो इसी चीज को हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। These repetitive DNA make a small peak during density gradient centrifugation and known as satellite DNA. Is that clear? Yes, ma'am. अब ना ये अगर आप VNTR देखो, इसके अंदर क्या किया, मैंने एक सैंपल ले लिया आपका कुछ भी सैंपल है, लेट्स से आपका ब्लड सैंपल ले लिया, कोई भी सैंपल ले लिया। अब उससे मैं क्या करूंगी, डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लूंगी। फिर आपका ये जो पूरा प्रोसेस है ना, एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है जो क्या करता है, डीएनए को ना काटता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। ये आपके उसके अंदर आएगा। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये जो लिखा है यहाँ पे, ये एक्चुअली आपके बायोटेक्नोलॉजी में आएगा। मैंने आपको बोला था ना बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस यूज होता है, तो ये पूरा आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पूरा बायोटेक्नोलॉजी है। इसके अंदर क्या किया, मैंने डीएनए लिया, डीएनए को काटा, डीएनए के अब कटे कटे टुकड़े दिख रहे हैं आपको, डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब मैंने इसके अंदर क्या किया, डीएनए फ्रेगमेंट्स का इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया। इलेक्ट्रोफोरेसिस भी आपका बायोटेक्नोलॉजी में आएगा। उसमें क्या करता है, हमें एक कुआसा होता है, तो इसके अंदर क्या करता है, हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स उसको डाल देते हैं। तो जो सबसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं और बड़े बड़े इधर ऐसे रह जाते हैं और छोटे बिल्कुल दूर दूर आते जाते हैं। तो सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स अलाइन हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। फिर हम इनको उठाते हैं, निकालते हैं, इनकी ब्लॉटिंग करते हैं और फिर हम इनको देखो ऐसे डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनका हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, यूवी रेज डालते हैं और ये पूरे हमारे जो अरेंजमेंट है पूरा क्लियर का देखो ये ऐसे दिख चुका है। अब जैसे ये एक यहाँ पे बच्चा है प्रियांशु, ये प्रियांशु का अरेंजमेंट है। तो प्रियांशु लेट से शिवम से कैसे अलग हो सकता है, शिवम का ये अरेंजमेंट होगा डीएनए का, यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा आ गया शिवम के में, तो ऐसे पता पड़ जाएगा शिवम का एक्सरे करके ये अरेंजमेंट से कि शिवम अलग है। प्रियांशु का ये है, शिवम का ये है, मान लेते हैं हमारे और कौन बैठा है यहाँ से, गौतम, गौतम का ये अरेंजमेंट हो जाएगा। कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है अलग, तो ये हर एक अरेंजमेंट हर एक इंसान का अलग होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes. किसी को कोई कंफ्यूजन? मैम इस मेम्ब्रेन का क्या नाम होता है? कौन सी मेम्ब्रेन का?
मैम ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू मेम्ब्रेन लिखा है ना जहाँ पर। यार बेटा ये अभी आपके मेम्ब्रेन ना, इसको आपको जानने का जरूरत नहीं है कौन सा मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये मैं ना पूरा प्रोसेस आपको, ये सेल्यूलोज की बनी होती है एक्चुअली। किसकी बनी होती है? ये सेल्यूलोज की बनी होती है मेम्ब्रेन। तो ये क्या करती है, थोड़ा आपको ना जो सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है, छानने का काम करती है डीएनए को। वो छनते जाते हैं तो वो अपने साइज के अकॉर्डिंग ना अलग अलग आते जाते हैं। तो ये भी मैं आपको जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगी ना, तो बायोटेक्नोलॉजी में ये पूरा आपको यहाँ से लेके पूरा प्रोसेस को काटने से लेके पूरा छानने से लेके, हम उसमें ब्रोमाइड डालेंगे, उसमें कलर डालेंगे, फिर हम उसमें यूवी रेज डालेंगे और फिर हम उसको पूरा बना देंगे। ऐसा करके हम पूरा करने वाले हैं उसके अंदर। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस मैम। मैम इस चैप्टर का से आप स्टार्ट करोगे या बायोटेक? क्या बेटा? इस चैप्टर के बाद मैम इवोल्यूशन या बायोटेक? मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी जो है ना बेटा, वो पूरा इसी से ही रिलेटेड है। अपन ने ये जो जेनेटिक्स पढ़ी है ना, इसी से रिलेटेड है। मैंने इसीलिए आपको बोला था वो आपके लिए इजी हो जाएगा पढ़ना बहुत ज्यादा अगर हम उसे अभी स्टार्ट करते। पर आप लोगों का है कि उसको आपको कुछ अलग हटके करना है एवोल्यूशन, तो मैंने बोला ठीक है एवोल्यूशन करा देंगे, पर बायोटेक्नोलॉजी पूरा इसी से रिलेटेड। क्लास में ना मॉर्निंग वाली, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है ना, इसलिए आंसर भी नहीं दे पा रहा है। क्या क्या? मैम जो मॉर्निंग में क्लास होती है ना, वो हमारे मैम ये चैप्टर के दूसरे लेक्चर है बस। रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग तो जाके देखो कम से कम, जो स्किप हो रहा है। अगर आपका क्लास मिस भी हुआ है लेट से मॉर्निंग वाला, तो उसकी रिकॉर्डिंग जाके देखो, है ना। फिर शाम में आ रहे हो तो शाम वाली क्लास अटेंड करो। और अब मॉर्निंग वाली क्लास तो मैं वैसे ही कैंसिल करा दी हूँ, तो लोड तो वो भी वाला खत्म हो गया है आपका। टेंशन मत लो यार, आप पढ़ो, बाकी सब हो जाएगा, पर पढ़ो तो सही। मॉर्निंग ठीक है, देखो, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट, बेस कंपोजिशन एंड, कुछ बोल रहे हो आप? वाली हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am. Depending on the number of repetitive units, base composition, length of the segment, satellite DNA is further classified into microsatellite and mini satellite. मतलब बहुत तरह, जैसे मैंने आपको बताया ना सैटेलाइट डीएनए होता है, तो सैटेलाइट डीएनए फर्दर दो टाइप में डिवाइड होता है, जिसको हम एक बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट। कैंसिल करा दो बस, इवनिंग है सब। करा दी ना? ये कौन है पहले तो मुझे ये बताओ, कौन है? मैंने अभी तो आपको बताया बेटा मॉर्निंग वाली नहीं होगी कल से क्लास। अभी आपने लेट ज्वाइन किया क्या क्लास? इतना बड़ा सारा मैंने लेक्चर तो दिया कि मैंने मॉर्निंग वाली क्लास कैंसिल करा दी है। कल से आप लोगों के पास लिंक आएगा, आपको ज्वाइन नहीं करना है। मैं कल ज्वाइन करूंगी, जो बच्चे अभी क्लास में नहीं है मैं उनको बता दूंगी कि आपके मॉर्निंग में क्लास नहीं होगी, आपकी सिर्फ और सिर्फ इवनिंग में ही क्लास होगी। ठीक है? यस मैम। हाँ, अब हम आते हैं, दिस सीक्वेंस डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन बट मेक लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। कुछ पोर्शन होते हैं जो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते। जरूरी नहीं है वो अपने आप को कुछ एक्सप्रेस करे, है ना, जरूरी नहीं है वो हमेशा डिफरेंट हो, बट पूरा एक पोर्शन होता है जिससे वो मिलके बने होते हैं। ठीक है? A high degree of polymorphism present in these sequences in the basis of DNA fingerprinting. DNA fingerprinting is used for paternity test. मैंने आपको बोला कि जैसे आपको पता करना है ये आप लोगों के असली माँ बाप हैं या नहीं, हम असली इनके बेटे हैं, बच्चे हैं या नहीं, क्योंकि हम तो डिजर्व ही नहीं करते ऐसे अच्छे पेरेंट्स, है ना। तो वो आपको पता करना है इफ इन केस, तो जाके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा लेना। ठीक है? इज दैट क्लियर? यस इट हैज बीन वाइडली। यस मैम। यस मैम। कौन कौन कराने का सोच रहा है? मैम। हाँ, मैम फिंगरप्रिंट से कैसे पता चल जाता है कि पेरेंट्स मतलब चिल्ड्रन और पेरेंट्स? पता चल जाता है। टेस्ट बहुत महंगा मैम होता है, सोचना मत कराने का। ठीक है?
कि तुम में से कोई बैठ के सोच रहा हो टेस्ट करा लेता हूँ, क्या पता कि मुझे पता पड़े कि हमारे जो घर वाले हैं वो अंबानी निकले। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा है, ये जो टेस्ट है ना, वो बोले फिर आप अंबानी के घर पहुंच रहे हो, बोले यार देखो हम है, आप अपनी जायदाद का भले ज्यादा नहीं, सिर्फ 0.001 हमें दे दो। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये जो टेस्ट भी होते हैं ना, बहुत महंगे होते हैं यार, लाइक आप मानो 1.5-2 लाख के तो होते ही है ये टेस्ट। तो सोचना भी मत, सोचना भी मत, जो अभी सवाल उठ रहे हैं ना मन में, उनको वहीं दबा लो, ठीक है। हम करेंगे क्या टेस्ट करा? करोगे? नो मैम। मैम मैं बोल रहा हूँ करा के क्या करेंगे टेस्ट का? वही ना। हाँ, भाई बहनों के साथ कराना तो करवा लेना, बोल देना कि मम्मी पापा आप इसको, ये जो मेरा भाई है, ये बहन है, इसको कहीं और से लेकर आए हो, है ना, तो इसको बाहर फेंको, ठीक है। इट हैज बीन यूज इन वाइडली इन फॉरेंसिक साइंस। तो फॉरेंसिक साइंस में यूज क्यों होता है कि अगर कोई क्रिमिनल का पता करना है, आपने देखा ना वो सीआईडी में होता है, तो वैसी तरीके फॉरेन साइंस में यूज होता है। हमें कोई सैंपल मिल गया, मैं सिर्फ सैंपल उठाऊंगी और सैंपल से ही मैं पूरा का पूरा पता लगा लूंगी उसका फिंगरप्रिंट, और वो फिंगरप्रिंट पूरी दुनिया में सिर्फ इकलौते उसी इंसान का होगा और किसी का नहीं होगा, और मुझे खूनी मिल जाएगा, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन बी यूज्ड इन डिटरमाइनिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी एग्जिस्टिंग इन अ पॉपुलेशन। यार मतलब मैं इससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ये भी पता कर सकती हूँ कि जो रेशो है लोगों का वो किस टाइप का है, ये जो मेरे पास पास की डाइवर्सिटी है किस टाइप की है, क्योंकि उससे हम एज एन इंडिविजुअल तो पता लगा ही ले रहे हैं कि कौन कैसा है, किसको क्या इवन बीमारी है, उसके बॉडी में क्या चल रहा है, सब कुछ हम पता लगा सकते हैं इससे। ये इतना वास्ट फील्ड है एक्चुअली, ठीक है। समझ पड़ रही है आपको बात? यस। तो बच्चा, आपका ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। समझ पड़ रही है? तो इस चैप्टर को आप कृपया करके पूरा का पूरा पढ़ें, ठीक है। हाँ, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि यार क्या होता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। देखो जैसे कोई डीएनए है, वही डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, आरएनए ट्रांसलेशन हुआ, वो प्रोटीन में कन्वर्ट हुआ। प्रोटीन क्या करता है? रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन, कंट्रोल करता है डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट, डिफरेंट डिफरेंट सेल फंक्शन। इसीलिए हमने ये पूरा प्रोसेस पढ़ा था सेंट्रल डॉग्मा। समझ पड़ा हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा क्यों है, आखिर हमने ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्यों पढ़ा था, फिर अब हमने इसके बाद यहाँ पे लेक ओपेरॉन क्यों पढ़ा है। हमने पहले पढ़ा कि प्रोसेस चलता कैसे, और फिर ये प्रोसेस अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है, ये हम चीज देखे हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारा सेंट्रल डॉग्मा, और यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारा लेक ओपेरॉन, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ये अपन ने देखा था फर्स्ट रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, तीसरा ट्रांसलेशन, ठीक है। ये डीएनए, फिर मैंने आपको बताया था ये अलग अलग स्ट्रैंड होता है, फिर ये अपना अलग कुछ बनाता है, फिर ये प्रोटीन बनाता है और ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जैसे मैम आपकी इसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 हो जाती है। क्या बेटा? मैम डीएनए पॉलीमॉर डीएनए पॉलीमॉर्फी की जो वो होती है क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज्यादा हो जाती 0.01 से ज्यादा हो जाती है हाँ, फ्रीक्वेंसी। हाँ। फ्रीक्वेंसी का वैसे अगर आपके एनसीईआरटी में दे रखा है तो याद करना, अगर एनसीईआरटी में नहीं दे रखा तो मत याद करना, ठीक है। एनसीईआरटी में दे रखा है मैम हाँ, इसमें तो फिर ग्रेटर उसका देन 0 फ्रीक्वेंसी, हाँ, फ्रीक्वेंसी याद कर ह्यूमन। लेना। फ्रीक्वेंसी मतलब वो किस स्पीड से चेंज हो रहा है वो पैटर्न, ठीक है। यस। आरएनए मैंने आपको बता दिया था ऐसा दिखता है, ये इसकी एंटी कोडॉन साइड है, और ये ऊपर वाली जो है ये अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है। ये मैंने आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि कोई डायग्राम रह ना जाए। ये राइबोजाइम है, ये हमने पूरा देखा था। ये एमआरएनए है, ये राइबोसोम का स्मॉल वाला यूनिट था, ये लार्ज वाला यूनिट था। इसके अंदर टीआरएनए प्रेजेंट होता है, देखा, ये टीआरएनए, और ये यहाँ पे अमीनो एसिड बाइंड कर रहा है, ऐसे करके बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं। हमने एक डायग्राम देखा था ये वाला, याद आ गया? फिर हाँ,
जीन म्यूटेशन, मैं आपको जब म्यूटेशन बता रही थी तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था 1 2 3 4 5 6 7 वाला, मैंने बोला लेट से 3 निकल के भाग गया। तो अब आप जैसे देखो ये एक सीक्वेंस प्रेजेंट है, इस सीक्वेंस में से ए है, सी है, सी है, जी है, ए की जगह यहाँ पे आ गया सी, तो क्या हो गया, कोई चीज सब्स्टिट्यूट हुई है, तो इसको हम बोल देंगे सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। ठीक है, ए है, टी है, सी है, सी है, जी है, ए है वही वाला, जी है, टी है, पर यहाँ पे सी निकल के हट गया, यहाँ पे सी से सी हट गया, तो इसको हम बोलते हैं डिलीशन म्यूटेशन। अब यहाँ पे कुछ एक एक्स्ट्रा ए टी टी, सी सी, सी सी, फिर जी आना चाहिए था, जी, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एड ऑन हो गया है, तो उसको हम बोलते हैं इंसर्शन। तो देखो कोई चीज को कम होने की वजह से और एड ऑन होने की वजह से पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जा रहा है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, याद आ गया? यस मैम। स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं? UAA, UAG, UGA, ये याद रखना, ये स्टॉप कोडॉन होते हैं, जैसे ही रिकॉग्नाइज करता है कि स्टॉप कोडॉन है, पूरा का पूरा प्रोसेस वहीं रुक जाता है। हम कौन सी यूजी है? UAA, UAG, UGA, ठीक है। ये हमने देख लिया था, मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट करना था हमें, ठीक है, और ये हमने देख लिया था, ये भी हम देख चुके थे, वो पूरा यूनिट आपका। हम हमेशा कंसीडर करेंगे कोडिंग स्ट्रैंड को, टेम्पलेट स्ट्रैंड को कंसीडर नहीं करते। कोडिंग स्ट्रैंड का 5th एंड जो होता है वहां पे प्रोमोटर प्रेजेंट होता है, कोडिंग स्ट्रैंड का जो 3rd एंड होता है वहां पे टर्मिनेटर प्रेजेंट होता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, लेगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, डीएनए लाइगेज, डीएनए प्राइमेज, आरएनए प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज, ये सब मैं आपको बताई थी। ये एक्सपेरिमेंट अपन ने किया था, याद आ रहा है? नाइट्रोजन वाला एक्सपेरिमेंट किए थे अपन, कि पहले ये लाल लाल बहुत सारे हैं, फिर इसमें ग्रीन आ गए, फिर पहले 20 मिनट बाद देखा, फिर 40 मिनट बाद देखा, फिर 60 मिनट बाद सैंपल लिया था। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम, मैंने आपको बताया था पैकेजिंग ऑफ डीएनए, जिसके अंदर ये है नेगेटिव वाला डीएनए और ये है हिस्टोन पॉजिटिव वाला पार्ट, और इस पूरे को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। और ऐसे करके बहुत सारे न्यूक्लियोसोम रैप होते जाते हैं, और ऐसे आगे पूरा स्ट्रक्चर जो पूरा बनता है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन की थी। ये स्ट्रक्चर भी मैंने आपको दिखाया था, ये भी अपन ने किया था 3 स्टेप में, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। ये रेट वाला जिसके अंदर चूहा मर जाता है, ये डीएनए। ठीक है बच्चा पार्टी? यस। तो क्या है, अब आपका ना ये जो चैप्टर है ये पूरी तरीके से ना कंप्लीट हो चुका है, अब इसके अंदर कुछ पढ़ने का बचा नहीं है, ठीक है। तो अभी ना आप लोगों को थोड़ा प्रिसाइसली मुझे बताना होगा, अभी भी बता दो, बायोटेक स्टार्ट करना है या फिर इवोल्यूशन स्टार्ट करना है? मैम बायोटेक्नोलॉजी करते हैं ना।